नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से सीधे आप तक पहुंचाते हैं। रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर उत्तर प्रदेश में राजकीय शोक घोषित किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। किस किस ने दी श्रद्धांजलि और कितने दिन का शोक घोषित किया गया है, बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की 92 वर्ष की आयु में दिल्ली के एम्स में मौत हो गई। उनकी मौत के बाद देश में शोक संवेदनाओं का दौर चल रहा है। यूपी में भी राजकीय शोक की घोषणा की गई है। वहीं पक्ष और विपक्ष ने उनकी यादों को साझा करते हुए श्रद्धांजलि दिया। बात करें भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की, तो वह एक अर्थशास्त्री माने जाते थे। वह चुप जरूर रहते थे, लेकिन उनका काम बोलता था। विदेशों में भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का डंका बजता था। उनकी मौत हुई तो लोगों में शोक की लहर दौड़ गई। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए एक्स पर कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह महान अर्थशास्त्री थे। उनकी मौत से काफ़ी दुख हुआ है। वह भारतीय राजनीति के महान पुरोधा थे। उनके जाने से राजनीति की अपूर्ण क्षति हुई है। वहीं योगी सरकार के मंत्री असीम अरुण ने उन्हें सरल स्वभाव का और महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री बताया। मौत से कहीं न कहीं राजनीतिक क्षति जरूर हुई है। इसके अलावा बसपा चीफ मायावती, सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव, बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, ऐसे तमाम नेताओं ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर गहरा दुख जताया और उनकी यादों को साझा करते हुए श्रद्धांजलि दिया। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। तो अगली खबर प्रयागराज से है, जहां अगर आप महाकुंभ का दर्शन करने के लिए प्रयागराज जा रहे हैं और ऑनलाइन होटल या कुंभ मेले में रुकने के लिए टेंट बुक कर रहे हैं, तो बहुत सावधानी से करें। और ये हम आपको क्यों कह रहे हैं, बता रहे हमारे सहयोगी शोएब रिजवी। में एक ऐसे साइबर ठग को पकड़ा है जो आने वाले कुंभ के लिए अभी से ही अपनी प्लानिंग शुरू कर चुका था। दरअसल जो श्रद्धालु संगम नगरी आएंगे, वो जिन जगहों पर ठहरेंगे उनकी फेक एक तरह से वेबसाइट बना करके उस पर बुकिंग का काम भी शुरू कर दिया। इसी तरह के इलाहाबाद के नामी गिरामी होटल कान्हा श्याम की एक फेक आईडी बनाई और उसके ज़रिए से उसने बुकिंग शुरू कर दी। जब वो कस्टमर होटल पर ठहरने के लिए आए तो उसे बताया गया कि ये यहाँ से बुकिंग नहीं हुई। इसके बाद ही जो डीसीपी सिटी हैं, उनके नेतृत्व में पुलिस टीम सक्रिय हुई और उन्होंने उन अपराधियों की तलाश शुरू कर दी। तलाश करने पर पता चला कि इसका मास्टरमाइंड बिहार का रहने वाला है। उसके अलावा 2 और साथी बनारस के हैं या एक साथी और किसी जगह का है। जो 4 साथियों ने इस तरह की प्लानिंग की थी और बाकायदा कई ऐसे टेंट सिटी या होटल्स हैं, उसका उनका प्लान था कि आने वाले कुंभ में फेक आईडी बना करके उनकी फेक बुकिंग करेंगे और जो पैसा होगा वो अपने खातों में ट्रांसफ़र कराएंगे। फिलहाल पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी इसे माना है, क्योंकि जिस तरह से कुंभ में बड़े संख्या में श्रद्धालु आने वाले थे, ऐसे में ये गिरफ्तारी एक महत्वपूर्ण गिरफ्तारी मानी जा रही है और इसके ज़रिए से उन लोगों का भी पता लगाया जा रहा है जो इस तरह के कार्य करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, या जो बचे हुए सदस्य उन्हें भी पुलिस अब तलाश कर रही है। शोएब रिजवी, इंडिया वॉइस, प्रयागराज। तो अगली खबर आगरा से है, जहां पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ के निर्देश में अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ कार्रवाई की गई है अभी तक, बता रहे हमारे सहयोगी जीशान अहमद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस अपराध को नियंत्रण करने का लगातार प्रयास कर रही है। वहीं आपको बता दें कि आगरा पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। दरअसल पूरा मामला आगरा के थाना खंदौली क्षेत्र का है, जहां पर 3 बदमाशों ने फाइनेंस कर्मी के साथ छिनैती की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद आगरा पुलिस कमिश्नर के निर्देश में
कई टीमों का गठन किया गया और टीमें लगातार उन बदमाशों को ढूंढने का प्रयास कर रही थी। बीती रात को चेकिंग के दौरान थाना खंदौली क्षेत्र में 3 बदमाशों को पुलिस ने रोका, लेकिन बाइक सवार बदमाशों ने भागने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की और तीनों बदमाशों के पैर में गोली लग गई और बदमाशों को उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहीं कह सकते हैं आगरा पुलिस लगातार बदमाशों पर कार्रवाई कर रही है। योगी की पुलिस बदमाशों के लिए यमराज बन गई है। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा। तो अगली खबर दिल्ली से है, जहां देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपनी अंतिम सांस लिया। और क्या कुछ पूरी खबर है, बता रहे हमारे सहयोगी कमल किशोर। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार रात निधन हो गया। वह 42 साल के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उनके आवास पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। इधर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि दी गई और शोक प्रस्ताव पारित किया गया। आपको बता दें, मनमोहन सिंह लंबे समय से बीमार थे। घर पर बेहोश होने के बाद उन्हें रात 8 बजे दिल्ली के एम्स में ले जाया गया। हॉस्पिटल बुलेटिन के मुताबिक रात 9:51 पे उन्होंने आखिरी सांस ली। उनकी अंतिम यात्रा शनिवार 28 दिसंबर को सुबह 9:30 बजे दिल्ली स्थित ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मुख्यालय से शुरू होगी। यह जानकारी कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दी। उन्होंने बताया, शनिवार सुबह 8 बजे डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर उनके आवास से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मुख्यालय लाया जाएगा, जहां सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे तक लोग और कांग्रेस कार्यकर्ता उन्हें श्रद्धांजलि दे सकेंगे। मनमोहन सिंह 2004 में देश के 14वें प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने मई 2014 तक इस पद पर 2 कार्यकाल पूरे किए। मनमोहन सिंह के निधन के चलते केंद्र सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। साथ ही शुक्रवार को होने वाले सभी कार्यक्रम को भी कैंसिल कर दिए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस, दिल्ली। तो खबर लखनऊ से है, जहां सिपाही भर्ती पेपर लीक के मामले में ईडी ने पूछताछ की है। क्या कुछ पूछताछ हुई है, किससे हुई है, और इस खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आसिफ। पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। पेपर छापने वाली कंपनी संचालक से ईडी ने 8 घंटे गहन पूछताछ किया। इस दौरान लगातार पेपर छापने वाली कंपनी का संचालक ईडी को गुमराह भी करता रहा। फिलहाल इस दौरान एसटीएफ ने एजुटेस्ट कंपनी के संचालक पर हाथ नहीं डाला। माना जा रहा है कि जनवरी के अगले हफ्ते में ईडी एक बार फिर से पेपर छापने वाली कंपनी के संचालक से पूछताछ करेगी। दरअसल यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक हो गया था। इस मामले में एसटीएफ ने कई नकल माफियाओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पेपर लीक होने से जहां एक तरफ सरकार घिर गई थी, वहीं विपक्ष को भी बोलने का मौका मिल गया था। हालांकि एसटीएफ की कार्रवाई कहीं न कहीं नकल माफियाओं और पेपर लीक करने वाले गैंग तक पहुंच गया। इस मामले में पेपर छपवाने वाली गुजरात की एजुटेस्ट कंपनी भी संदेह के घेरे में आई थी। सूत्रों ने यह दावा किया था कि गुजरात से यूपी पेपर लाने के दौरान बीच रास्ते से ही पेपर लीक कर दिया गया था। आने वाले समय में सबूत इकट्ठा होने के बाद एजुटेस्ट कंपनी का मालिक सलाखों के पीछे होता है या नहीं, या देखने वाली बात होगी। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। तो अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां बांग्लादेशी छात्रों द्वारा की गई विवादित पोस्ट को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छात्र की शिकायत पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की प्रशासन ने कार्रवाई की है। क्या कुछ कार्रवाई की गई यूनिवर्सिटी की तरफ से, बता रहे हमारे सहयोगी शहनवाज। चक्रोट निकालने को लेकर जमकर हंगामा हुआ, जिसके उपरांत मौके पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता अज्जू इशाक के द्वारा इस प्रकरण में संज्ञान लेने के बाद मंदिर को तोड़ने का कार्य रुकवा दिया गया। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क के इलाके के जोरावर नगर का है, जहां खेतों में चक्रोट निकालने को लेकर बीच में आए मंदिर को तोड़ने का कार्य किया जा रहा था।
इसी दौरान जो खेत स्वामी है उसके द्वारा समाजवादी पार्टी के यानी सपा के नेता अज्जू इशाक को जानकारी दी गई, जिसके उपरांत अज्जू इशाक अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे मामले में प्रशासन और क्षेत्रीय पुलिस को तो अगली खबर देहरादून से है, जहां भूमाफिया पर एसएसपी देहरादून का शिकंजा कसता जा रहा है। और क्या कुछ तैयारी की गई है, क्या कुछ कार्रवाई हुई है, बता रहे हमारे सहयोगी धनराज गर्ग। में ठगी के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आते हैं, क्योंकि ठग कई तरीके से ठगी करते हुए नजर आते हैं और ठग लाख पुलिस के इंतजाम करने के बाद भी ठग जो है बाज नहीं आते हैं, क्योंकि लगातार देखा जाता है कि उत्तराखंड पुलिस लगातार ठगों पर कहीं ना कहीं कार्रवाई जरूर करती है। लेकिन वही एक मामला राजधानी देहरादून का सामने निकल कर आया है कि जहां पर एक एनआरआई महिला से 20 करोड़ की जमीन की खरीद फरोख्त के नाम पर 20 करोड़ की धोखाधड़ी कर दी गई, जिसमें आज उत्तराखंड पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। और जिसमें एक सबसे बड़ा कहा जाए कि जो गैंग है शाहरुख गैंग, जो सहारनपुर का रहने वाला है, उसके गैंग के 3 सदस्यों को आज उत्तराखंड पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है। और वहीं देखिएगा कि पूरा जो मामला है वो 20 करोड़ की जो जमीन है खरीद फरोख्त का मामला सामने निकल कर आया है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस उन 3 ठगों से पूछताछ में क्या कुछ हासिल करती है, क्योंकि पुलिस की माने तो पुलिस का कहना है कि जो तीनों ठग पकड़े गए हैं उनके पास से फर्जी दस्तावेज भी बरामद हुए हैं, जो जमीन की खरीद फरोख्त के 20 करोड़ की जो धोखाधड़ी हुई है उससे संबंधित हैं और आगे पुलिस उन पर कहीं ना कहीं कार्रवाई कर सकती है। और अभी ये भी पता लगाया जा रहा है कि इस गैंग के अंदर कितने लोग शामिल हैं और कौन कौन लोग शामिल हैं, उन सब के पीछे भी कहीं ना कहीं पुलिस दबिश देती हुई नजर आ रही है। वहीं एसएसपी अजय सिंह ने यह भी कहा है कि ऐसे लोग जो ठगी करते हैं या बुजुर्गों को या महिलाओं को इस तरीके से अपना निशाना बनाते हैं, उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और जो भी लोग इस ठगी में शामिल होंगे उनको जल्द ही गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। इंडिया वॉइस धनराज गर्ग। तो अगली खबर दिल्ली से है, जहां आज मौसम ने पूरा 360 डिग्री करवट ले लिया है। क्या कुछ रहा आज मौसम और मौसम का मिजाज कैसा रहा, तस्वीर कैसे देखने को मिली, बता रहे हमारे सहयोगी कमल किशोर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह हल्की बारिश दर्ज की गई। बारिश के बाद दिल्ली में ठंड बढ़ गई है और इससे मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में बारिश की चेतावनी की थी। इसके साथ ही मौसम विभाग ने बताया था कि अगले 2 घंटों में दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश होने की संभावना है। सुबह से ही रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि दिल्ली एनसीआर में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण आज और कल यानी शुक्रवार और शनिवार को बारिश जारी रहेगी। दिल्ली मौसम केंद्र के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक शशिकांत मिश्रा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बारिश का सिलसिला न सिर्फ दिल्ली बल्कि नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम तक जारी रहेगा। दिल्ली मौसम केंद्र ने आज और कल दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव के लिए बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। इसके अलावा 27 दिसंबर से 29 दिसंबर तक पूरे दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। खासकर रात और शाम के वक्त यात्रा करने वालों को बेहद सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। आपको बता दें कि बारिश की वजह से दिल्ली एनसीआर में अधिकतम तापमान 19 से 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच है। 2 दिन की लगातार बारिश के बाद तापमान में गिरावट होने की संभावना है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस, दिल्ली। तो अगली खबर मेरठ से है, जहां शहर के सपा विधायक रफीक अंसारी को बड़ी राहत मिली है। लेकिन कैसी है राहत, बता रहे हमारे सहयोगी शाहरुख सैफी। समाजवादी पार्टी के शहर विधायक रफीक अंसारी को मिली कोर्ट से बड़ी राहत। आपको बता दें 1995 में उपद्रव और बवाल के मामले में उन पर केस दर्ज हुआ था, जिसमें उनको तारीखों पर पहुंचना था, लेकिन वो 101 नोटिस जारी होने के बाद भी कोर्ट में पेश नहीं हुए थे, जिसमें कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया था, जिसमें पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित की थी। वो जब से फरार चल रहे थे और उसी टाइम पे जैतपुर थाना पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर मेरठ पुलिस को सौंप दिया था। अब उनके प्रमाण मेरठ पुलिस कोई जुटा नहीं पाई, इसलिए मेरठ कोर्ट ने उनको अब बाइज्जत बरी कर दिया है और इसी के चलते उनके को आपराधिक जो इतिहास था उसके भी कोई सबूत मेरठ पुलिस कोर्ट में पेश नहीं कर पाई, इसलिए उनको कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख। तो अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। क्या कुछ मौसम में बदलाव देखने को मिला है, बता रहे हमारे सहयोगी प्रथम चौधरी।
पहाड़ों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। अगर बात करें मैदानी इलाकों की तो खासकर दिल्ली एनसीआर और गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद में पिछले 12 घंटे से बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। वहीं प्रदूषण में भी काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। बात करें मौसम विभाग की तो मौसम विभाग के अनुसार गाजियाबाद में और गाजियाबाद के आसपास के कई जिलों में 2 मिलीमीटर बारिश के अनुसार जताया जा रहा है। वहीं 28 दिसंबर को 7 मिलीमीटर और 29 दिसंबर को 2 मिलीमीटर बारिश के अनुसार जताया जा रहा है। इसी के साथ बात करें हवा की गति की तो आज गाजियाबाद में हवा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा से दर्ज किया है। फिलहाल बारिश का सिलसिला जारी है। साथ ही साथ बारिश के कारण मौसम में भी काफ़ी गिरावट देखने को मिलेगी। गाजियाबाद से मैं प्रथम चौधरी, इंडिया वॉइस, गाजियाबाद। अगली खबर झांसी से है, जहां फुटपाथ पर सब्जी लगाने वाले दुकानदारों के दुकान पर बुलडोजर की कार्रवाई करने को लेकर अधिकारी को बर्खास्त कर दिया गया है। लेकिन क्यों, क्या कुछ है, पूरी खबर विस्तार पूर्वक बता रहे हैं हमारे सहयोगी शेख गुल मोहम्मद। नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते द्वारा कल सीपरी बाजार पुल के पास फुटपाथ पर सब्जी बेचने वालों की दुकानों पर बुलडोजर चला दिया जाता है, जिसका वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होता है। जिसके बाद सभी आला अधिकारी मौके पर पहुंचते हुए सब्जी विक्रेताओं द्वारा रोड को जाम कर दिया जाता है, जिसके चलते घंटों लंबा जाम लग जाता है। वहीं जब इसकी जानकारी नगर आयुक्त को लगती है तो उनके द्वारा एक बयान सामने आता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अतिक्रमण दस्ते द्वारा जो कार्य किया गया ये घोर निंदनीय है, जिसको लेकर उन्होंने अतिक्रमण दस्ता के अधिकारी के ऊपर जांच की कार्रवाई करने के आदेश भी दिए हैं। वहीं उन्होंने आश्वासन दिया था कि जिन दुकानदारों के नुकसान हुआ है उसको नगर निगम के द्वारा जल्द से जल्द भरपाई की जाएगी, मगर अभी तक दुकानदारों तक कोई भी सहायता शुल्क नगर निगम से नहीं पहुंची है। वहीं इसकी जानकारी जब झांसी सदर भाजपा विधायक रवि शर्मा को मिलती है, जो कि आज समय लखनऊ है, वो तुरंत अपने सहयोगियों को वहां पहुंचाकर सभी दुकानदारों को 5-5 हजार रुपए की धनराशि अपनी तरफ से मुहैया कराते हैं। वहीं दुकानदारों को आश्वासन दिया जाता है कि इस तरीके का कृत्य आइंदा नहीं होगा और जिन भी लोगों के द्वारा ये घटना की गई है उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। झांसी से इंडिया वॉइस के लिए शेख गुल मोहम्मद। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड के मौसम का जो है मिजाज वो बदल चुका है। और कैसा रहा आज का मौसम, कैसी रही तस्वीर, बता रहे हैं हमारे सहयोगी धनराज गर्ग। उत्तराखंड के मौसम का मिजाज बदला बदला हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से पहले से ही कहीं ना कहीं चेतावनी जारी की गई थी और साफ तौर पर कहा गया था कि उत्तराखंड के तमाम पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिलेगी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश देखने को मिल सकती है। और जो भविष्यवाणी मौसम विभाग की तरफ से की गई थी वो आज कहीं ना कहीं उत्तराखंड में सही साबित होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आज सुबह से ही देखा जाए तो उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर बर्फबारी लगातार जारी है और वहीं मैदानी क्षेत्रों में भी हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल रही है, जिससे कहीं ना कहीं जो ठंड का प्रकोप है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि देखा जाए तो जो पर्यटक हैं वो उत्तराखंड आते हैं, क्योंकि उत्तराखंड को एक पर्यटन नगरी कहा जाता है और पर्यटक लगातार यहाँ पर बर्फबारी देखने के लिए आते हैं, जिससे उनके चेहरे खिले हुए नजर आते हैं। उसके साथ ही जो व्यवसायी हैं उनके भी चेहरे कहीं ना कहीं खिले हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं कुछ लोगों को कहीं ना कहीं इससे कहा जाए कि परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि जो बुजुर्ग लोग हैं उनको ठंड के मौसम में बचने की अति आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे मौसम में कहीं ना कहीं तबीयत खराब होने की संभावना बनी रहती है। और ऐसे में मौसम विभाग ने भी कहीं ना कहीं चेतावनी जारी की है कि ऐसे ठंड के मौसम में घरों से बाहर ना निकलें, यदि अति आवश्यक कार्य हो तभी घरों से बाहर निकलें और गर्म कपड़े पहनकर बाहर निकलें, क्योंकि आने वाले समय में भी कहीं ना कहीं मौसम इसी तरीके से करवट बदलेगा और लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिलेगी और मैदानी क्षेत्रों में इसी तरीके से बारिश लगातार देखने को मिलेगी, जिससे कहीं ना कहीं तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा सकती है। इंडिया वॉइस धनराज गर्ग, देहरादून। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर कन्नौज से है, जहां किसान नेताओं ने बिजली घर का घेराव किया। लेकिन क्यों बिजली घर का घेराव किया, बता रहे हमारे सहयोगी। भारतीय किसान यूनियन के नेता बिजली घर पहुंचे। अपनी मांगों को लेकर उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें, छिबरामऊ इलाके के ताजपुर रोड पर कुछ घरों से लाइन निकल रही है। वहीं उन लोगों ने अपनी शिकायत भारतीय किसान यूनियन किसान के नेता राजा शुक्ला को अवगत कराया। वहीं राजा शुक्ला ने पदाधिकारियों के साथ छिबरामऊ बिजली घर पहुंचे और एसडीओ को एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा है कि ताजपुर रोड से जो लाइन निकल रही है वो खतरे की घड़ी है। वहीं आपको बता दें, जिस जगह से लाइन निकल रही है वहां लोगों के मकान हैं, वहां लोग
लोग रहते हैं। वहीं मीडिया से बात करते हुए एसडीओ रविंद्र कुमार ने कहा है कि मुझे ज्ञापन सौंपा गया है और मैं उस जगह की जांच कराने के बाद दूसरी जगह से लाइन डालेंगे। अब ये देखना होगा राजा शुक्ला भारतीय किसान यूनियन किसान के अध्यक्ष द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है उस पर क्या एक्शन लिया जाता है। अपने सहयोगी सचिन के साथ राम ऋषि पांडे, इंडिया वॉइस, कन्नौज, उत्तर प्रदेश। तो अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां सफाई मजदूर संघ का नगर निगम में धरना प्रदर्शन देखने को मिला। लेकिन क्यों किया उन्होंने धरना प्रदर्शन, बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद शहनवाज। नगर सफाई संघ के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के द्वारा नगर निगम में बीते कई दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी के द्वारा नगर सफाई संघ के कर्मचारियों और पदाधिकारियों के द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि जिस प्रकार से महापौर यानी कि शहर के महापौर के द्वारा सुगमा कंपनी यानी एक जो प्राइवेट कंपनी है उसको लाने का कार्य किया जा रहा है, वह कहीं पर भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सफाई नगर संघ के कार्यकर्ताओं के द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि अगर ये कंपनी यहाँ आती है तो जो भी नगर निगम के कर्मचारी हैं उनका भविष्य अंधकार में चला जाएगा। उसी के चलते उनके द्वारा दिनांक 13 तारीख से लगातार ये धरना प्रदर्शन नगर निगम में किया जा रहा है। इस बात को लेकर उनके द्वारा उच्च अधिकारियों को भी शिकायत की गई और कार्रवाई की मांग की गई, जिस पर पदाधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि जिलाधिकारी के द्वारा उनको 2 दिन का आश्वासन कार्रवाई को लेकर दिया गया था, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते उनके द्वारा कर्मचारियों ने रात को यानी बीती रात को मेयर के आवास के सामने कूड़ा डालने का काम किया है। इधर सफाई संघ के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की साफ तौर पर चेतावनी है कि अगर उनकी मांगों को नहीं रखा जाता और सुकमा नामक इस कंपनी को नहीं हटाया जाता तो वह कहीं ना कहीं अब नगर निगम, नगर आयुक्त और नगर निगम के अधिकारियों के आवास के सामने भी कूड़ा डालने का कार्य करेंगे। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहनवाज, इंडिया वॉइस। तो रिपोर्टर लाइव में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।